Good morning, everyone. Hopefully, you all are doing well. First of all, I just would like to mark your attendance. Kindly confirm me if someone attendance gonna be missed. Just let me know. It's 06, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 27. एंड देन इट्स 42, 46। इसके अलावा किसी की अटेंडेंस मार्क होने से रह गई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, सो दैट आई वुड बी एबल टू लॉक माय मीटिंग रूम एंड स्टार्ट माय लेक्चर फॉर टुडे। सबकी अटेंडेंस हो गई है? Yes, ma'am. वेट, लेट मी सबमिट इट। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम आज का लेक्चर शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। किए थे ना, उसमें मैंने सॉरी, आपकी आवाज़ में इंटरप्शन है, मैं बेटा आपको सुन नहीं पा रही हूँ क्लियरली। लुकमान, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आर यू देयर लुकमान? मैम मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, मुझे आ नहीं रही थी, अब दोबारा बोलिएगा। मैम मैं कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिकल थे ना मैम, मैंने वो सारा नोट कर लिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल रन ही नहीं हो रहा मैम, जो आपने करवाया था। आप मुझे क्या कहते हैं सिक्वल के बारे में पूछ रहे हैं? उसकी यस मैम। नहीं हो रही है क्या? आपके पास क्या एरर आ रहा मैम है? मैम वो एरर पता नहीं, मैं आपको ना बताऊंगा, मतलब अब जब मैं बैठूंगा दोबारा तो मैं आपको पिक्चर्स में सेंड कर दूंगा। हाँ चलें, ठीक है, आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको आपके एरर बता दूंगी। और मेरा प्लान भी ओके है मैम। कि मैं आपको इस वीक में असाइनमेंट भी दूँ उससे रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, जो लोग नहीं उसको करे रूटीन में वो भी उसको करके सबमिट करवाएं, और होपफुली कि आप कॉपी पेस्टिंग करेंगे। तो मैम वो कॉपी पेस्ट से वो चल जाएगा कोई, अगर लेट्स सपोज कॉपी पेस्ट हो जाए तो रन होगा? मेरा नहीं ख्याल होगा। उसके लिए नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अगर अकल का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली रन हो जाएगा। हाँ वैसे मतलब मैम कॉपी पेस्ट करके अपना वर्ड पे पेस्ट कर ले, बाद में तो देख देख के कर लिया, ऐसे हो सकता हाँ जी, चले यानी हो, लेकिन सारे उसको खुद करके देखिएगा। मैं कोई आपको छोटा सा असाइनमेंट दूंगी इस वीक में, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं दे सकूं, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट्स बहुत कम किए हैं इस सेमेस्टर अभी तक, तो उसके मार्क्स भी मुझे आपको देने हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है? तो मैम वो आपको आप पार्टिसिपेट के नहीं देंगे, मतलब ऐसे ही दे दें आप? जरूरत है हाँ, मुझे ईमेल कर देंगे। मैम? नहीं आप समझी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि असाइनमेंट मतलब जरूरी है, हम वैसे भी तो कर सकते हैं। असाइनमेंट के अब आपके मार्क्स नहीं होते हैं आपके सेमेस्टर में असाइनमेंट के 3 या 4 नंबर? मैम यस मैम, असाइनमेंट हमने दी तो थी मैम, वो मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जी, वो थोड़ी है ना, आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स के, उसमें असाइनमेंट्स हमें और भी सबमिट करवानी है। चलिए ठीक है मैम। ठीक है, चलें। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 22 हम बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल का है।
ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगी कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती क्या, ताकि आप एक दफ़ा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपके पास क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको इसकी मैनेजमेंट भी सीखने का आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगी ट्रांजैक्शन होती क्या है, तो इन जनरल ट्रांजैक्शन जो होती है वो आपके पास सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो कि किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी लॉजिकल यूनिट के वर्क के तौर एज अ वर्क के तौर पर। ठीक है, अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी आइदर इंटायरली कंप्लीटेड और अबॉर्टेड, नो इंटरमीडिएट स्टेट्स आर एक्सेप्टेबल। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं आपको आपकी रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने गए हैं, तो आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, आपने अपना अपना अपने अकाउंट की डिटेल आपके सामने आ गई, आपने अमाउंट उसकी चेक की, आपने जितनी अमाउंट निकालनी थी आपने वो इंसर्ट की और अपना पिन नंबर इंसर्ट किया, और आपके पास उसके रिजल्ट के तौर पे आपने मनी विड्रॉ कर ली, और साथ में आपको रिसिप्ट भी मिल गई, और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ गया कि आपने मनी विड्रॉ कर ली है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये क्या है? ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन ही हुई है ना। इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए? फॉर एग्जांपल कि आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि आपने कार्ड को इंसर्ट किया। सेकंड स्टेप में आपने सेकंड ऑपरेशन क्या हुआ है कि मशीन ने उस कार्ड को रीड किया। ठीक है, थर्ड में आपकी ऑथेंटिकेशन चेक हुई। फोर्थ स्टेप में आपकी अकाउंट डिटेल चेक हुई। फिर आपसे पूछा गया कि आपको कितने मनी चाहिए, ये आपके पास एक और ऑपरेशन था। 6 में आपने क्या किया, आपने मनी विड्रॉ की, और 7th में आपको टेक्स्ट भी आपके मोबाइल के ऊपर आ गया कि आपने मनी विड्रॉ की है। तो ये 6-7 जो थे ऑपरेशंस, इनको हमने क्या बोला, सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, हुआ डेफिनेशन क्या है कि आपके पास सेट ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं किस काम के लिए, कि आपने मनी को विड्रॉ करवाना था, तो एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क के लिए यू हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो उस नंबर ऑफ ऑपरेशंस के अगेंस्ट आपने जो है वो मनी को जब विड्रॉ किया, तो वो आपके पास सक्सेसफुल भी हो सकती है, और वो आपके पास जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अनसक्सेसफुल मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में क्या कहते हैं 1500 रुपया था और आपने 2000 को विड्रॉ करना चाहा, तो वो आपके पास उसका सॉरी का मैसेज आ गया और आप विड्रॉ नहीं कर पाए, तो वो आपके पास उसका भी रिजल्ट जो है वो सामने आ गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट आता है कि आपके जो मोस्ट रियल वर्ल्ड की डेटाबेस ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके पास मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा डेटाबेस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो बेस करती है। ठीक है, और एक डेटाबेस रिक्वेस्ट क्या होती है? बेसिकली एक सिक्वल की स्टेटमेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में। जैसे कि आपने आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो एक स्टूडेंट की जो कि एक यूनिवर्सिटी में जो है वो कुछ कोर्सेज पढ़ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने सिक्वल की एक स्टेटमेंट उसको सेंड की। उस सिक्वल स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है वो आपके पास सारी की सारी डिटेल जो है वो विड्रॉ होके आ गई। ठीक है, रिट्रीव होके आ गई। तो आपके पास इसी तरह अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो उसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं वो किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो है और परफॉर्म किए होते हैं, उसके रिजल्ट के नतीजे में आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इन डेटाबेस जनरली रिप्रेजेंट जो जो आपके पास डेटाबेस होती है वो कहाँ पड़ी होती है? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, आपने क्या करते हैं कि आप चाहते हैं, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली उसके अगेंस्ट आपके डेटाबेस के अंदर चेंज आता है। ठीक है, कैसा चेंज आता है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बैंक है, उसके पास अपने सारे अकाउंट होल्डर के डेटाबेस जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपके पास उस डेटाबेस जब एक पर्सन ने एक मनी को विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया तो उसकी डिटेल चेंज हुई। वो डिटेल चेंज जो है वो कहाँ पे हुई? उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो चेंज होगी, तो मतलब कि आपके डेटाबेस के अंदर जो है वो चेंज हुआ।
ठीक है? तो किसी भी ट्रांज़ैक्शन के नतीजे के अंदर आपके पास जो है वो डेटाबेस के अंदर चेंज आता है, ठीक है? कैसे चेंज आता है कि हम उसके लिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर 2 मेजर ऑपरेशंस होते हैं। एक हमारे पास रीड का होता है और एक आपके पास जो है वो राइट का ऑपरेशन होता है, ठीक है? आपके पास किसी भी डेटा डीबीएमएस के अंदर एक सिंगल यूज़र जो होता है, अगर वो क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए या तो सिंगल यूज़र जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, या आपके पास ऐसा भी होता है कि एक मल्टी यूज़र प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र जो है वो एक सिस्टम सिस्टम को एक टाइम के अंदर जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है? आपके पास सिंगल यूज़र डीबीएमएस जो होती है वो मोस्टली आपके पास आपके पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में होती है, और आपके पास से जो बाकी की सारी डीबीएमएस सिस्टम्स होते हैं वो मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास ऑनलाइन सिस्टम्स हैं बहुत सारे जिसके अंदर आप एक टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटी की डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। और बहुत इसी तरह आपके पास अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो एक बैंक के बहुत सारे यूज़र जो हैं वो उस बैंक की डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। अब आपके पास मल्टीपल यूज़र जो कि डेटाबेस को एक्सेस करते हैं या किसी कंप्यूटर सिस्टम को सिमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करती है? मल्टी प्रोग्रामिंग आपके पास यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो एक टाइम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो सेम टाइम के अंदर रन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है तो आपके पास उसमें एक टाइम में एक ही प्रोसेस रन होगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्ज़ीक्यूट कर रहा है किसी भी कमांड्स को, तो उसको एक टाइम में बहुत सारे यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर सकते होते हैं, ठीक है? अगर एक प्रोसेस जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर आके रिज़्यूम होता है, तो आपके पास वो जब आप उस सीपीयू को दोबारा से उसको सीपीयू मिलेगा तो वो आपके पास दोबारा से उसको रिज़्यूम कर लेगा जहाँ से वो सस्पेंड हुआ था, ठीक है? और इसी तरीके से आपके पास आप अपनी जो भी प्रोग्रामिंग है उसकी जो भी मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, वो आपके पास जो है वो कंप्लीट होता है। आप आपके सामने जो है वो 2 प्रोसेसेस हैं इस डायग्राम के अंदर ए एंड बी, जो कि आपके पास एक ही सीपीयू के ऊपर जो है 2 से ज़्यादा सीपीयूज़ के ऊपर जो है वो रन हो रहे हैं। आपके पास एक टाइम में यहाँ पे 4 ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो परफ़ॉर्म की जा रही हैं, ठीक है? आपके पास सीपीयू जो है वो जब भी किसी ऑपरेशन के अगेंस्ट इनपुट या आउटपुट चाह रहा होता है तो वो आप उसको उसको डिस्क के ऊपर जो रीडिंग हो रही होती है वो एज़ अ ब्लॉक होती है, ठीक है? एज़ अ ब्लॉक कैसे करता है कि आपके पास सीपीयू जो होता है वो आपके पास स्विच कर जाता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ अगर उसको किसी ना किसी इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत है। लाइक कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ए प्रोसेस है, यहाँ पे बी प्रोसेस है, ठीक है? अगर ए प्रोसेस जो है वो आपके पास किसी इनपुट या आउटपुट का वेट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीपीयू वहाँ पे काम करना छोड़ देगा। सीपीयू क्या करेगा कि वहाँ पे साथ में दूसरे प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है और दूसरी ट्रांजैक्शन की जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि सीपीयू को रेस्ट टाइम ये नहीं होता कि अगर वो एक प्रोसेस किसी चीज़ का वेट कर रहा है तो वो उसके आइडल सिचुएशन में चला जाए। दूसरा, आपके पास जितने भी इंटरलीविंग आल्सो प्रिवेंट्स अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम डिलेइंग अदर प्रोसेस, ठीक है? इफ द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मल्टीपल हार्डवेयर प्रोसेसेस, यानी कि अगर उसके पास मल्टीपल सीपीयूज़ हैं या वहाँ पे एक पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है बाय यूजिंग द मल्टीपल प्रोसेसेस, तो आपके पास वहाँ पे जो डायग्राम के अंदर आपके पास ट्रांज़ैक्शन 3 एंड 4 है, वो इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे आपके पास एक सीपीयू वर्क कर रहा है, उसमें वो क्या कर रहा है कि पहले उसका एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उसका बी प्रोसेस जो था वो उस पे उसने वर्कआउट किया, फिर उसने ए प्रोसेस का जो रिमेनिंग वर्क था उसको कंप्लीट किया और फिर उसने बी प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया। लेकिन अगर आप पैरेलल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आपके पास एक से ज़्यादा सीपीयू यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा कि पहले आपके पास अगर एक के ऊपर मिसाल के तौर पे आपके पास सी के ऊपर वर्क हो रहा था, उसको किसी
ये चीज़ की क्या कहते हैं इनपुट या आउटपुट के लिए वेट कर रहे थे, तो उतनी देर में आपके पास सेम टाइम में आप डी के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो है वो टाइमिंग जो है वो बच जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो एक ट्रांज़ैक्शन जो होती है वो आपके पास से वो एक से ज़्यादा डेटाबेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, और आपके पास उसके अंदर आप डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं वैल्यू को, आप डाटा के अंदर डिलीट करते हैं, आप मॉडिफाई करते हैं, आप रिट्रीव करते हैं ऑपरेशन को। और जो डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं, ये आपके पास सारे जो है वो ट्रांज़ैक्शन की फॉर्म के अंदर परफ़ॉर्म होते हैं। ठीक है? या तो ये विदिन द एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, या ये आपके पास हाई लेवल की लैंग्वेज जैसे कि SQL हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है? हमने SQL के थ्रू आपको मैंने करवाया कि आप किस तरीके से डेटा को इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से डिलीट करते हैं, ठीक है? किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, ये सारा हमने SQL के साथ करके भी देखा हुआ है। ठीक है? प्रैक्टिकली। दूसरा, आपके पास जो ट्रांज़ैक्शंस की बाउंड्री हैं, तो आपके पास से उस वो is definitely specified but explicit begin transaction and end transaction statement is an application program। मिसाल के तौर पे आपके पास लाइक के अगर सारी डेटाबेस के आपने ऑपरेशन को एक्सेस करना है बिटवीन द टू डेटाबेसेस, तो ये आपके पास एक ही ट्रांजैक्शन के थ्रू आप जो है वो एक्सेस करते हैं, और वो आपके पास बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो मेजर ऑपरेशन जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं, वो आपके पास एक रीड का होता है, एक आपके पास राइट का होता है, एक दरमियान में आपके पास सर्वर होता है, जिसके थ्रू जो आपके पास एंड यूज़र है, वो हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद डेटा को एक्सेस करता है। किस तरीके से एक्सेस करता है कि लाइक के आपके पास जो है वो अगर आपने एक आपके पास कोई भी इसको यानी कि ऑपरेशन को अगर मैं आपसे कहूँ कि डेटाबेस के अंदर डेटा ऑपरेशन जो है वो किस तरह से रीड किया जाता है, तो आपके पास इन दोनों के अगेंस्ट जो है वो लाइक कि अगर इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, लाइक लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड। आपके पास मैंने आपको बताया कि 2 ऑपरेशन जो हैं वो आपके पास परफ़ॉर्म किए जाते हैं डीबीएमएस के अंदर। एक आपके पास जो है वो रीड का ऑपरेशन होता है, ठीक है? और दूसरा जो है वो आपके पास राइट का ऑपरेशन होता है। जो रीड का ऑपरेशन है, इसका मकसद इस ऑपरेशन के बेसिकली अगेंस्ट आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस को जो है वो एक्सेस करते हैं, ठीक है? और आपके पास डेटाबेस जो है वो एक्सेस की जाती है, लेकिन जब आप रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास डेटाबेस चेंज होती है, ठीक है? डेटाबेस के अंदर वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक मनी ट्रांसफर करनी है, अब ये प्रोसीजर जो है किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आपके पास मैं मनी ट्रांसफर की एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक अकाउंट ए है, आपने उससे अकाउंट बी के अंदर जो है वो मनी ट्रांसफर करनी है, ठीक है? आपके पास जो अकाउंट ए है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपके पास जो अमाउंट रखी गई है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल 1000 आपके पास अकाउंट ए के अंदर थे, ठीक है? अपने अकाउंट ए से अकाउंट बी के अंदर जो है वो मनी ट्रांसफर करनी है, जबकि मनी का उस टाइम अकाउंट बी का जो बैलेंस है वो आपके पास जो है वो 2000 है, ठीक है? आपने ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले आपका रीड का प्रोसेस होगा। रीड का प्रोसेस कैसे आपने राइट करना है कि आपने रीड का आर यूज़ करते हैं उसको शो करने के लिए। आप किस अकाउंट को पहले रीड करेंगे जिससे आपने मनी को ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे रीड उस अकाउंट का नाम लिखेंगे या उस ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे जिसको आपने परफॉर्म करना है, ठीक है? उस ट्रांजैक्शन के अंदर आपने माइनस के साइन के बाद कितनी अमाउंट है वो आपने टोटल लिख लेनी है कि हमारे पास उसके अंदर जो है वो 1000 मौजूद थे, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन के अगेंस्ट आप अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करेगा, वो कहेगा कि ए का जो बैलेंस है
वो आपके पास इक्वल हो जाए a माइनस 500 के, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट जो ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो 500 की अमाउंट है, तो आपके पास यहाँ पे a माइनस 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है, क्या ए के अकाउंट में से 500 को उसने माइनस करने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो मनी ट्रांसफर करने जा रहे हैं वो हमारे पास 500 है। आपकी याद आने के लिए इसका साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि डाटा विल बी रीड एंड देन डाटा विल कम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। कि आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपके पास मिडल के अंदर जो है वो आपके पास सर्वर मौजूद होता है, ठीक है। सर्वर में आपके पास जो है वो टेम्परेरी डेटा मौजूद होता है, ठीक, जिसके थ्रू आप जो है वो डीबीएमएस को एक्सेस करते हैं। और लेकिन आपके पास ये कनेक्टेड होता है हार्ड डिस्क से, जिसके अंदर आपके पास परमानेंट जो डेटा है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों को एक्सेस करने के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पे एंड यूजर्स होते हैं, जो कि इस सारी वैल्यूज को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। हमेशा आपको पता है कि जब भी आपके पास सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क के साथ राब्ता करता है, तो उस टाइम वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क के अंदर वैल्यूज को चेंज नहीं आती है, और ना ही सीपीयू जो है वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ डील करता है। उसकी रीजन क्या है कि सीपीयू जो है वो फास्ट वर्क करता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क के ऊपर वर्क में है वो आपके पास स्लो होता है। इसलिए हमने हमारे सिस्टम के अंदर एक रैम मौजूद होती है, ठीक है। रैम क्या क्या काम होता है सीपीयू के अंदर, रीड ऑन क्या कहते हैं, रैम करती है आपके पास रीड एड्रेसेबल मेमोरीज का एब्रीवेशन है। आपके पास डेटा जो है वो हार्ड डिस्क से उठ के रैम के पास आ जाता है, और रैम से जो है वो आपके पास से क्योंकि फास्ट वर्क करती है तो ये सीपीयू के साथ जो है कोलैबोरेट कर लेती है। तो जब आप रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रीडिंग के ऑपरेशन के दौरान आपके पास क्या होगा कि जो डेटा है वो हार्ड डिस्क से रैम के पास आ जाएगा, ठीक है। और वो कहेगा कि ए में से जो है वो 500 की अमाउंट को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एक राइट डाटाबेस के अंदर नेक्स्ट प्रोसीजर राइट का होता है। अब राइट के ऑपरेशन के लिए आपने डब्ल्यू लिखना है, ठीक है। जिस जो ट्रांजैक्शन का नाम है वो आपने पेंसिल्स में लिखना है। हम ट्रांजैक्शन ए के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए हमने ट्रांजैक्शन ए का नाम लिख लिया, ठीक है। उसमें से हम कितनी अमाउंट माइनस कर रहे हैं आपने वो अमाउंट लिख दी, ठीक है, जो कि हमारे पास जो थी वो 500 थी, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि पहले कि आपके पास हमने क्या हम कर क्या रहे हैं, हम ए से अमाउंट जो है वो बी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ए से तो उसने 500 डिटेक्ट कर लिए, लेकिन उसने बी के अंदर डालना है तो पहले उसको ये तो पता हो ना कि बी के अंदर अमाउंट कितनी मौजूद है, ताकि वो उसके अंदर ऐड कर सके। तो उसके लिए क्या करेगा, वो बी को रीड करेगा, ठीक है। तो बी को जब उसने रीड किया तो उसको पता चला कि बी के अंदर जो थी वो वैल्यू आपके पास 2000 थी, ठीक है। तो आपके पास जो बी के अंदर 500 उसके अंदर ऐड हुआ, तो फिर हम उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि आपके पास बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 500। तो बी प्लस 500 के अंदर बी के अंदर क्या था 2000 के अंदर जब आपके पास 500 ऐड होगा तो वो आपके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी, वो आपके पास 2500 हो जाएगी। तो जब वो इसलिए वो बी को क्या राइट कर बी के अंदर क्या राइट करेगा कि बी का अकाउंट जो है वो हमारे पास अपडेट हो जाए। अब यहाँ पे रीडिंग नहीं होनी, राइटिंग होनी है, चेंज होना डेटाबेस को। रीडिंग में मैंने क्या कहा था कि रीडिंग के अंदर आपके पास डेटाबेस एक्सेस होती है, ठीक है। लेकिन राइटिंग के अंदर क्या होती है, राइटिंग के अंदर आपके पास डेटाबेस जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपके पास राइट कर देगा कि जो बी का अकाउंट है वो आपके पास अपडेट हो जाए 2500 पे। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये आपके पास आके जब खत्म होता है तो उसको एंड पे जो ऑपरेशन मिलता है वो उसका नाम जो कि बताता है कि आपका प्रोसीजर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एंड हो चुकी है। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे कमिट का। जब तक उसको कमिट का ऑप्शन मिलता नहीं है तब तक जो है वो आपके पास डेटाबेस एक्सेस भी होती रहेगी और उसके अंदर रीड और राइटिंग भी होती रहेगी। तो रीड एंड राइट का ऑपरेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आफ्टर अ कमिट अ वैल्यू विल बी परमानेंटली चेंज इन हार्ड डिस्क। जब उसको कमिट का मिलेगा तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर चेंज होगी। उससे पहले का जो सारा प्रोसीजर है वो कहाँ हो रहा होता है, उससे पहले का प्रोसीजर सारा जो है वो आपके पास रैम के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन कमिट का ऑप्शन मिलने के बाद आपके पास डेटाबेस परमानेंटली चेंज हो जाती है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो आता है डीबीएमएस बफर्स। डीबीएमएस बफर्स क्या कहते हैं कि आपके पास डीबीएमएस जो है वो जनरली जो है वो उसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर बहुत सारे बफर्स होते हैं जो कि आपके पास डिस्क ब्लॉक के फॉर्म के अंदर होते हैं और उनके अंदर आपके पास डेटाबेस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और जब ये बफर्स जो होते हैं इनके अंदर आप ऑक्युपाइड होते हैं तो आपके पास आप इनको एडिशनल डेटाबेस ब्लॉक्स भी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जो कि मेमोरी को कॉपी करते हैं। और कुछ बफर ऐसे होते हैं जो कि आपके पास से सम बफर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज यूज टू चूज विच ऑफ द करंट बफर इज टू बी रिप्लेस्ड, कि अगर आपने किसी एक बफर को दूसरे बफर पे रिप्लेस करना तो उसके लिए आपके पास रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो जो आपने बफर जिसको रिप्लेस करना है उसको मॉडिफाई करते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उसको जो है वो उसको राइट बैक करना है उसको रीयूज करने से पहले, ठीक है। तो आपके पास मेन जो आज का लेक्चर था वो आपके पास बेस कर रहा था कि आपके पास ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और उन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपके पास जो है वो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और वो जो ऑपरेशंस है वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं, तो किस तरह से रीडिंग होती है, किस तरह से राइटिंग होती है, ये सारा प्रोसीजर जो था वो हमने आज डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं ट्रांजैक्शन की, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं आपको कल कवर करवा दूंगी कि ट्रांजैक्शन जब हमने करनी है तो उसमें हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए अगर आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं आज के लेक्चर के हवाले से तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।